Assalamualaikum, कैसे हाल चाल आपके? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. इट्स मंडे एंड ब्राइट एंड सनी. कुछ थोड़ा सा कोल्ड भी है बट ब्राइट एंड सनी ऑल टुगेदर, सो वी लव इट. लाहौर के अंदर मौसम जो है वो थोड़ा सा सर्द हुआ है. कराची के अंदर लोग कह रहे हैं कि मौसम सर्द हुआ है, मुझे पता नहीं है लेकिन हो सकता है कराची के अंदर मौसम सर्द हुआ हो. लेकिन सबसे पहले आई जस्ट वांट टू से हेलो टू माय मदर बिकॉज अम्मा कॉल्ड एंड अम्मा वाज रियली अपसेट. सो I love you and I'm okay. And thank you for being my mother, honestly. Thank you. मैं अपनी अम्मी के लिए ख़ास तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ that I love you अम्मा. So having that said, so I hope कि अम्मा टीवी देख रही हों और अम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो. Soon इंशाल्लाह I shall be seeing you soon, very soon. And I love you again. All right जी, very good morning to you. तो आइए हम आज आज का दिन बहुत अच्छा है. और आज का दिन देखिए, जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है. तो आज का दिन वैसे वाकई बहुत अच्छा है. आज मैं आपकी मुलाकात सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ, एक ऐसी बच्ची से करवाने जा रहा हूँ जिसने एक गोल्ड मेडल लिया है और एक ब्रॉन्ज मेडल लिया है साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप के अंदर. नाम है उनका आरजू अजीज. कोयटा से इस वक्त वो लाइव हैं, तो लेट्स टॉक टू हर. अस्सलाम वालेकुम आरजू. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? आई एम ओके. क्या उम्र है आपकी आरजू? मेरी 17. 17. तो 17 साल में आपने ये सब कैसे कर लिया? साउथ एशियन चैंपियनशिप में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, फिर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. आपकी कैटेगरी 66 केजी है, राइट? जी मेरे -66 केजी था. ओके. तो प्लीज डू टेल, ये हुआ कैसे? कब से शौक हुआ आपको ये? मुझे बचपन में स्पोर्ट्स का शौक था. फिर मैं कराटे में 4 साल से हूँ, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो इसीलिए मैंने कराटे चूज किया. तो कराटे में इंटरेस्ट मतलब कैसे आया? कैसे घर में भाई करते थे, वालिद करते थे, कौन करता था, या आपको बस खुद ही शौक हुआ, या बहुत ज्यादा ब्रूसली की फिल्में देखी थी या जैकी चैन की फिल्में देखी थी? नहीं, घर में तो कोई भी नहीं करता था. ऐसे हर किसी को किसी स्पोर्ट्स में शौक है. हाँ. तो मुझे कराटे में शौक था, तो इसीलिए आई चूज कराटे. तो यू चोज कराटे. आपने डिसाइड किया कि मैं आपने कराटे के अंदर ही जाना है. तो जी. शुरू में मुश्किल लगा था आपको? जी शुरू में थोड़ा मुश्किल था. थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल था. जी. अच्छा, घर में आपका साथ सबसे ज्यादा किसने दिया था? सब फैमिली ने, अम्मा ने, अब्बू ने, सब ने साथ दिया. हमेशा मुझे सपोर्ट किया इसमें. सबने उनकी सपोर्ट किया. सपोर्ट. जी. तो आप नेपाल गई थी इसके लिए? जी मैं इसके लिए नेपाल गई थी. तो नेपाल कितने दिन रही आप? 4 दिन रहे हम वहाँ 4 पे. दिन रहे. तो कैसा लगा नेपाल और पाकिस्तान? कैसा डिफरेंट लगा आपको? कैसा, क्या क्या फील होता है? इतना डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पे मुस्लिम कंट्री और वहाँ पे नहीं है. और अच्छा. बाकी तो इतना खास कंट्री नहीं था वो. इतना खास फर्क नहीं है? नहीं ज्यादा, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो ऑफ कोर्स हमारे लिए तो हाँ, ट्रू थोड़ा सा ट्रू ट्रू अलग है. ट्रू ट्रू जी. बिल्कुल सही. सो जब आप ये एशियन कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गई थी साउथ एशियन, तो आपको क्या लगा था कि आप गोल्ड मेडल जीत लेंगी? ये सोच के गई थी, ये माइंड बनाया हुआ था कि गोल्ड लेके ही वापस आना है? जी मैंने बिल्कुल मेहनत की थी और मुझे बिल्कुल भरोसा था कि मैं इंशाल्लाह जाके गोल्ड मेडल लूंगी. अच्छा. और मैंने ले लिया. और फाइनल में आपने किसको हराया? मैंने फाइनल में नेपाल को नॉकआउट किया. उनकी बहुत अच्छी टीम आई थी, बहुत टफ था वो. इंडिया और नेपाल दोनों बहुत टफ था. और फाइनल में मैंने नेपाल को नॉकआउट किया. 8-0 मारा. 8-0 मारा? जी. अच्छा. और आपका सेमीफाइनल में किससे मुकाबला हुआ? सेमीफाइनल इंडिया के साथ थी. और उधर क्या परफॉर्मेंस रही? 7-1 आई थिंक. 7-1. ये जी. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. थैंक यू. इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वंडरफुल. तो आगे आपके क्या प्लान्स क्या हैं? आगे क्या सोचा है आपने? आगे इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि हम जाके इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, जिसके लिए हमें स्पॉन्सर्स की नीड होती है, तो आई होप कि हमें स्पॉन्सर्स मिले ताकि हम जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें. तो अभी स्पॉन्सर्स नहीं थे आपके पास अभी जब गई थी? तो नहीं, नहीं हम अपनी सेल्फ खर्चा लगा के गए थे. आप सेल्फ खर्चा लगा के गए, लेकिन मेडल आपने पाकिस्तान के लिए हासिल किया? जी. जी अल्हम्दुलिल्लाह. ऑलराइट. अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत खुश हैं इस बात से. लेकिन मेरे ख्याल में तो हमारे यहाँ जो कराटे एसोसिएशन है वो क्या करती है पाकिस्तान के अंदर? इसका कुछ ना कुछ तो होगा. वो आप लोगों को किराया नहीं देती, वो आपको स्टे नहीं देती, वो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करती? नहीं, इस बार तो चैंपियनशिप्स में हमें सपोर्ट्स नहीं मिलते. बस गेम्स में किसी प्लेयर्स को लेके जाते हैं हमारी फेडरेशन.
लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। नहीं, लेकिन आपकी ये जो टिकट आपने खरीदा था, ये आपने अपने खर्चे से खरीदा था या फेडरेशन के खर्चे से खरीदा था? अपने खर्चे से खरीदा था। अपने खर्चे से। जी। और आप जो वहां जाके होटल में रहीं या आपके जो इंतजाम थे बाकी सारे वो? सब सब हम हमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने खुद लेकिन किया था सब। लेकिन इसके बावजूद आपने नाम पाकिस्तान का रोशन किया है। जी। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह। फेडरेशन और हुकूमत से क्या कहना चाहती हैं, जरा कुछ कहें ना, ताकि हम इसको सोशल मीडिया पर तो चला सकें, फिर इसके बाद मैं भी आपके आपके लिए अपील करूंगा। फेडरेशन ने तो हमें सपोर्ट किया है काफ़ी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया। एंड आई थिंक टू पाकिस्तान कराटे फेडरेशन सर मोहम्मद जहांगीर और मैडम अनलीफ संधू एंड माय रिस्पेक्टेड टीचर सर गुलाम अली हज़ारा एंड माय कोच इम्तियाज़ अली, जिनकी मेहनत की वजह से आज हमें ये मौका मिला, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया। आपको लगता है फेडरेशन के पास फंड्स नहीं होते जिसकी वजह से आपको लेके नहीं जा सकते वो लोग तो लेके जाते हैं गेम्स में, लेकिन चैंपियनशिप्स में नहीं। हम हमारी अपनी हम अपनी सेल्फ खर्चा लगा के जाते हैं। अच्छा, तो गेम्स अलग होते हैं, चैंपियनशिप्स अलग होती हैं। आप गई थी साउथ एशियन चैंपियनशिप के अंदर, कराटे चैंपियनशिप के अंदर, या गेम्स में गई थी? नहीं, ये चैंपियनशिप था। चैंपियनशिप थी ना, बिकॉज अभी तो साउथ एशियन गेम्स होने हैं जी, होना ही है। और वो जाहिर है पाकिस्तान उसके अंदर उम्मीदवार है, मार्च के अंदर आई थिंक होने हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान इसकी मेज़बानी जो है वो ना करे, ऐसा लग रहा है। बट एनीवे, तो आप कहते हैं कि फेडरेशन आपको सपोर्ट करती है, जब गेम्स होते हैं तो गेम्स में फेडरेशन लेके भी जाती है, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता और फेडरेशन के हाथ भी टाइड अप हैं बिकॉज उनके पास फंड्स नहीं होते कि वो आपको चैंपियनशिप के लिए स्पॉन्सर कर सकें, राइट? जी, जी, हमें स्पॉन्सर की बहुत नीड होती है ताकि हम जाके इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, तो ये जो आपका स्पॉन्सर होता है, क्या क्या दूसरे प्राइवेट सेक्टर से आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती? नहीं, नहीं, हमें अभी तक स्पॉन्सर नहीं मिला है, कोई भी अभी तक स्पॉन्सरशिप्स। कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है? नहीं। आपको पता है ना, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आप लोगों का नाम बिल्कुल आएगा, आपका नाम बिल्कुल आएगा कि आरजू ने यह कारनामा अंजाम दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसी बात करना शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली पाकिस्तान में जो, अच्छा क्या ये मर्दों के साथ भी ऐसा ही है या सिर्फ खवातीन के साथ है? मर्दों के साथ भी है, उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते ताकि वो जाके इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए सब अपनी खर्चे पे जाते हैं ज़्यादा अच्छा। चैंपियनशिप्स में। अच्छा, और आप खुद पढ़ रही हैं इस वक्त? जी, मैं मैट्रिक कर रही हूँ। आप मैट्रिक कर रही हैं, और मैट्रिक में क्या क्या फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? साइंस। साइंस फेवरेट है। चलें आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। क्या क्या कह रहे हैं? कंटिन्यू रखना है, ओके। सो मुझे उन्होंने इशारा किया था कि ब्रेक है, बट ब्रेक नहीं है। तो साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। आगे प्लान क्या किया है? कराटे के अंदर एक्सेल करेंगी या प्रोफेशनली भी कुछ और करेंगी, पढ़ने लिखने के साथ साथ? ये पढ़ाई तो लाजमी होती है, पढ़ाई भी साथ साथ करनी चाहिए, तो पढ़ाई को भी कंटिन्यू करूंगी, स्पोर्ट्स को भी। बट दोनों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, दोनों को साथ साथ हैंडल करना। दोनों को साथ साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल है। जी, क्योंकि कैंप्स लगती है, स्टडी स्किप होती है, तो हमें मैनेज करना पड़ता है। ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आपसे यहीं से बात करेंगे, ठीक है जी? यहीं से कंटिन्यू करेंगे, प्लीज स्टे पुट, अभी अभी रहिएगा। एक छोटा सा आपसे मिलते हैं ब्रेक के। ऑलराइट जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, एंड आरजू हमारे साथ हैं। आरजू कैसी हैं आप? ठीक हैं? आवाज आ रही है क्लियरली? जी, आ रही है आवाज। अच्छा, मैं कभी कोयटा नहीं आया, मुझे बताइए कोयटा कैसा है? कैसा है? क्वेटा बालाई इलाका है क्वेटा, और अच्छा, मौसम काफी अच्छा है यहाँ पे। अभी इस वक्त सर्दी है कोयटा में? जी, इस वक्त बहुत सर्दी है यहाँ पे। इस वक्त बहुत सर्दी है। अच्छा, ये आपकी कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं और जो आ रही हैं, ये आपने नेपाल के अंदर जो गोल्ड मेडल हासिल किया है, और ये तो अच्छा, वो जिस वक्त आपने ये चैंपियनशिप जीती है, जब आपने गोल्ड मेडल लिया है, तो आपके तासुरात क्या थे, क्या फीलिंग्स क्या थी? तब तो बहुत अच्छी फीलिंग्स है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फुल अलग ही फीलिंग होती है जब हम फर्स्ट पोजीशन पे खड़े होते हैं, तो क्योंकि वो हमारी मेहनत की रिजल्ट होती है। तो सबसे पहले किसको कॉल करके बताया, या किसने कॉल किया आपको? सबसे पहले तो वहां पे हमारे पास सिग्नल नहीं, सिम कार्ड नहीं था, तो मैंने किसी को कॉल नहीं किया। ओ, जी। मतलब घर पे आपने कब बताया फिर? उन्होंने खुद लाइव देखा था, उन्हें ऐसे ही पता चल गया था। अच्छा अच्छा, उन्होंने वो लाइव देख रहे थे, स्ट्रीमिंग पे देख रहे थे, जी, या पाकिस्तान के अंदर इसको टेलीकास्ट किया जा रहा था? वो मुझे नहीं पता।
अच्छा, लेकिन लाइव देख रहे थे वो आपको। जी। ऑलराइट, और पाकिस्तान आपकी वापसी कब हुई है? 4 दिन हम वहां पे रहे और अभी पता नहीं 5 दिन हो रहे आई थिंक। 5 दिन हो गए। तो कोई आपको एयरपोर्ट पे लेने आया अदर देन घर वाले? फेडरेशन की तरफ से कोई लोग आए लेने के, लोग इस्तकबाल करने के लिए आए? हम तो फैसलाबाद में आए थे ना, वहां अच्छा, से गए थे हम। तो वहां पे हमारी टीम के लड़के बस आए थे और फेडरेशन तो हमारे साथ गए थे वहां पे। फेडरेशन आपके साथ गई थी, लेकिन आपके जो टीम के जो दूसरे बाकी अरकान थे वो उन्होंने आपका इस्तकबाल किया, लेकिन वैसे आम तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं आया? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है अच्छा, ये रिसीव ये करने। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये गेट बंद कर दिए, दरवाज़ा बंद कर दिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। आई थिंक कि एक इतना नाम रोशन करते हैं हम पाकिस्तान का, ये लोग हैं, ये बच्चे हैं, ये जाते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो प्रॉपर सपोर्ट है वो नहीं मिल पाती है इनको। अच्छा, कभी आपकी जो ट्रेनिंग है ये पढ़ाई की राह में रुकावट डालती है? जी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब हमारे कैंप्स लगती है ना तो पढ़ाई बहुत स्किप होती है। मेरी 9th के एग्जाम भी स्किप हुआ था इसकी कैंप की वजह से, 9th का बहुत एग्ज़ाम? स्किप। अच्छा, तो ये आपने जी 9th फिर क्या किया आपने? दोबारा दिया 9th का एग्ज़ाम? नहीं, अभी इस बार 10th के साथ दोनों एक साथ दूंगी। अच्छा, दोनों एक साथ देंगे, ओह वाह! तो ये कितना दिन में कितनी ट्रेनिंग करती हैं आप एक दिन में? अगर घर में हो दिल्ली तो हम 2 घंटे ट्रेनिंग करते, या साढ़े 1 घंटे, 1.5। ओके, एंड अगर हम कैंप्स में हो तो सुबह को भी करते और शाम को भी, 6 घंटे दिन में शायद। टोटल 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है कैंप्स के अंदर? अच्छा, जी अगर गेम्स आ रहे हो या चैंपियनशिप आ रही हो तो फिर ये 6 घंटे की ट्रेनिंग और ज़्यादा हो जाती है? नहीं, यही यही होती है, यही मतलब जब होती है। कैंप्स लगे। अच्छा, अच्छा, जी पाकिस्तान का फ्यूचर कराटे के अंदर आपको क्या लगता है कहाँ है? क्या हम चाइनीज़ का, जापानीज़ का, या हांगकांग का, वियतनामीज़ का, बाकी दूसरे दूसरे इलाकों के जो जो बड़े इसमें मेडल टेबल पर जो ज़्यादा आते हैं, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हमें हमारे कैंप्स लगाए पीएसबी, हमें ज्यादा सपोर्ट मिले, स्पॉन्सरशिप्स मिले, हम जाके खेले, हमें एक्सपीरियंस हो, तो ऑफ कोर्स हम उनको हरा सकते हैं। हमें भी टैलेंट है, अगर हमें सपोर्ट मिले ताकि हम इनको यूज करें अच्छा, कहीं पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपको जो कोचेज़ मिलते हैं, जो आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं, वो कौन होते हैं? वो पाकिस्तानी होते हैं या गैर मुल्की कोचेज़ होते हैं? वो पाकिस्तानी है हमारी कोच। मैं आर्मी डिपार्टमेंट से हूँ तो हमारे कोच सर इम्तियाज है, तो ओके। पाकिस्तानी आर्मी में है, आ, आर्मी तो डिपार्टमेंट अच्छा, से। तो क्या आपको बाहर के कोचेज़ की ट्रेनिंग भी मिलती है या नहीं मिलती? नहीं, बस एशियन गेम्स के लिए जो जा रहे थे उनको बस ईरान भेजा था उनको ईरान ट्रेनिंग कैंप के ट्रेनिंग के लिए। लिए भेजा था? जी, बाकी हमारी तो यही पे ट्रेनिंग होती है, कोई बाहर से कोच नहीं है। अच्छा, हुकूमत से कुछ कहना चाहती हैं आप? हुकूमत से कुछ कहना चाहती हैं कि आपको सपोर्ट किया जाए या फेडरेशन को पैसे दिए जाएँ? कुछ कहना चाहती हैं? कोई अपील करना चाहती हैं हुकूमत से? जी, हम चाहते हैं हमें सपोर्ट मिले, हमें स्पॉन्सरशिप्स मिले ताकि हम जाके इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, ताकि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें और अपनी टैलेंट को दिखाए सबको, और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा, और लड़कियों को कहाँ देखती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, कराटे में? क्या मतलब? मतलब ख़वातीन आती हैं इसमें, काफ़ी आती हैं? जी बहुत ज्यादा आती है, ऑलराइट, कराची में ऑलराइट। बहुत ज्यादा। चलें, चलें आरज़ू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ रहने का, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आरज़ू के घर वालों ने आरज़ू को सपोर्ट किया है, इसी तरह से आपने भी सपोर्ट करना है। अपने घर में बहन बेटी को आपने बिल्कुल सपोर्ट करना है। ऑफ कोर्स अगर बेगम को सपोर्ट, तो वो बेगम खैर कराटे तो नहीं करेंगी, लेकिन आई होप कि ना करें, वैसे तो कर भी सकती हैं, कोई मसला नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक सब्जी वाले हमारे साथ मेहमान होंगे। लेट्स सी कि जी आज सब्जियां कैसे कैसे भाव हैं, और आज मैं देने जा रहा हूं 5 किलो सब्जी एनीवेयर इन पाकिस्तान, 5 किलो सब्जी किसी भी जगह। सो इंतजार कीजिए, अभी मिलते हैं। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, और ये थैंक यू वेरी नाइस, गुड कैमरा वर्क, लव यू टू। ऑलराइट देन, या नवाज शरीफ साहब कहते हैं ना आई लव यू टू, या आई लव यू टू, इस पे अच्छा आई लव यू टू। सो कोई ऐसे नहीं कहते कि मैं नून लीग का साथ दे रहा हूँ। एनीवे, जस्ट एक वो जो मीम थी काफ़ी वायरल हुई थी ना, आई लव यू टू, तो वो वाली मीम है। बट उमर मेरे साथ है। उमर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उमर जो है ना वो सब्जियां बेचते हैं, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को बताएं कि जी सब्जियां क्या भाव मिलती हैं। तो मेरे पास ये कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है, तो आइए ज़रा पूछते हैं। हाँ भाई, कितने की है ये 200 रुपये किलो है आजकल। 200 रुपये किलो है? यार को पीछे से गाने लगा दो, काम डाउन बिकॉज अच्छा ही लगेगा, थोड़ा मूड बन जाएगा।
हाँ तो ये कैप्सिकम है, जी ठीक है। तो ये शिमला मिर्च बोलते हैं ना इसको, शिमला मिर्च 200 रुपए किलो है। 200 रुपये किलो है जी। अच्छा ये बता तुम्हारा बिजनेस थोड़ा कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक जा रहा है तुम्हारा, ठीक जा रहा है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान दुनिया में बिजनेस कम हो रहा है बट उमर का ठीक जा रहा है बिजनेस, सब्जियों का ठीक जा रहा है माशाल्लाह। सब्जियों का ठीक जा रहा है। तो ये सस्ती है महंगी है? महंगी है अभी। महंगी है जी। महंगी, 200 रुपए किलो है। जी और ये कितना रोजाना का कितनी जाती है? तकरीबन 15-20 किलो जाती हैं। 15-20 किलो चली जाती है। ऑलराइट जी। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये छोटी सी एक चीज़ है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घिया चटनी। घिया चटनी? जी। घिया चटनी मुझे नहीं पता क्या होती है घिया चटनी, बट घिया चटनी बोलते हैं इसको इसको। टींडियाँ ही बोलते हैं। टिंडियाँ? फार्मी होती हैं जो ना। ये फार्मी होती हैं? जी ये एक देसी टींडे होते हैं ना, वो गर्मियों में आते हैं। ये टिंडियाँ होती हैं? ये टिंडियाँ ये होती उनके बच्चे हैं? जी ये टिंडे के बच्चे हैं? जी जी। अच्छा जी, अगर आपने टिंडे के बच्चे देखने हैं तो ये टिंडे के बच्चे हैं, इसको कहते हैं। ये जरा इसकी जरा क्लोजअप लगाइए, थोड़ा सा मेरे साथ काम कर लें, क्लोजअप ले लीजिए। हाँ ये घिया चटनी का क्लोजअप है, ये टिंडियाँ हैं जी, टिंडियों का क्लोजअप है। ये टिंडे के बच्चे हैं जी। तो टिंडे की औलाद अगर आपने देखनी है तो वो ये है टिंडे की औलाद। ये कितने की है? ये है 120 रुपये किलो है आजकल। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो इतना? शादी हो गई तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशा। कब शादी हुई थी? 3 साल होने वाले अभी तो। बेगम से कभी लड़ते हो या बेगम लड़ती हैं? नहीं नहीं कभी नहीं लड़ते? पक्की बात है। हो ये थोड़ी बहुत, लेकिन कभी ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा ये बताओ घर के अंदर वालदा भी हैं? नहीं वाला की डेथ हो गई है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो अच्छा जी, तो टिंडियों पे बात हो रही थी कि टिंडियाँ हैं। अच्छा जी ये क्या चीज़ है? ये जो चीज़ है ये घिया कद्दू है। घिया कद्दू? इसको कद्दू शरीफ भी बोलते हैं। अच्छा घिया कद्दू, ये कहाँ इस्तेमाल होता है खाने में? ये घिया गोश्त बनता है, दाल कद्दू शरीफ बनते हैं जो। दाल कद्दू शरीफ बनता है। ओके जी, ज़रा इस पर क्लोजअप लीजिएगा कद्दू शरीफ का। दिस इज ओके नाइस। अच्छा ये कितना रुपए किलो है? ये 140 रुपये किलो तक है ये बनाना। 140? तुम्हारे थोड़े प्राइसेस ज़्यादा हैं वैसे, थोड़े से ज़्यादा हैं। चीज़ अच्छी है ना हमारी। चीज़ अच्छी है। थोड़े इससे ज़रा भाड़े मिल जाएंगे आपको, हाँ। वो सस्ते मिल जाएंगे। वो कितने के मिलेंगे? वो 100 रुपये किलो मिल जाएंगे आपको। तो तुम 40 रुपए देते हो लेकिन लेकिन ये आउट ऑफ सीजन है ना आजकल। अच्छा ये आउट ऑफ, तो तुम्हारे पास कैसे आए? सीन से आते हैं आजकल, कराची से। अच्छा कराची से आते हैं। ओके जी, तो इसको कद्दू कहते हैं हम, जी कद्दू। घिया कद्दू। जी जी। घिया कद्दू है जी, ये देख लीजिएगा। इसका क्लोजअप लिया घिया कद्दू का? ले लो यार इसका क्लोजअप ले लो। हाँ क्लोजअप लो जरा ना इसका घिया कद्दू। देयर यू गो। अच्छा लग अच्छे रहे हैं वैसे, वाकई कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं घिया कद्दू के। अच्छा जी फ्रेश है इसलिए। फ्रेश हैं। अच्छा जी ये है गाजर, कैरेट। सर ये बताइए ये कितने रुपए किलो है? ये 80 रुपये किलो है आजकल। 80 रुपए किलो? जी एक जमाने में यार ये 20-20 रुपए किलो आती थी। होती थी, लेकिन अब महंगाई के हिसाब से देखें ना क्या चल रहा है। 80 रुपए किलो काफी ज्यादा नहीं है ये अभी पंजाब की शुरू नहीं ना, इसलिए महंगी है। अच्छा तो ये जब पंजाब की शुरू हो जाएगी तो फिर सस्ती हो ये जाएगी? तकरीबन 40-50 तक पहुंच जाएगी ये। 40-50 तक पहुंच जाएगी। और जी तो ये गाजरें हैं, गाजरों को दिखा दें जरा, गाजरें कैसी हैं? गाजरों का जरा क्लोजअप। हाँ वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, नॉट बैड एट ऑल। अच्छा जी ये क्या चीज़ है? ये तोरी है? ये तोरी। ओह आई लव तोरी। तोरी मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तोरी कितने की आती है? 200 रुपये किलो ये भी आजकल। ये भी 200 रुपए किलो है? ये भी आउट ऑफ सीजन है ना। अबे तो तुम्हारे पास सारी आउट ऑफ सीजन, तुम्हारे पास चीज़ें मौजूद हैं? नहीं आउट ऑफ सीजन भी होती हैं, लेकिन सीजन में भी चल रही हैं। अच्छा तो दिस इज नाइस एक्चुअली। तोरी के साथ क्या बना सकते हो आप? घिया तोरी गोश्त डालनी इसमें। तोरी गोश्त हो सकता है, तोरी आलू हो सकते हैं आई नहीं, गेस। वो नहीं। क्यों नहीं हो सकते? जब अबे ये किसी ने पंजाब में ऐसे नहीं बनते। पंजाब में तो लिखा हुआ है किसी ने कि नहीं बना सकते। आज आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, तोरी आलू बना लीजिएगा, बन सकते हैं। तोरी मटर भी बन सकते हैं, तोरी कीमा भी बन सकता है। इट डिपेंड्स ना। लेकिन हमने कभी नहीं खाया ऐसे। तो तुमने नहीं खाया तो क्या करें? मतलब बंद कर दें हम लोग पकाना? तुमने नहीं खाया, उमर ने नहीं खाया खाना तो हमने। अच्छा जी तो ये तोरियां हैं, और तोरियां 200 रुपए किलो है जी 200। नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड। अच्छा ये है जी मटर। मटर है ना जी। छील के दिखाओ, छील के दिखाओ। वेरी नाइस। एक में कितने दाने निकलते हैं? 4 है इसमें। 4 दाने हैं जी, एक में 4 दाने हैं मटर के। अच्छा और ये मटर कितने रुपए किलो है? मटर 160 रुपये किलो है। 160 रुपए? जी अभी ये सस्ता हो रहा है, 400 से नीचे है मटर। मटर पहले 400 रुपए किलो था? जी जब गर्मियाँ होती हैं ना, ये स्वाद के आते हैं हाँ। ठंडे इलाकों में से। हाँ। लेकिन अभी ये पंजाब के शुरू होने वाले हैं। इन्होंने मजीद 70-80 रुपये किलो तक आना इन्होंने। 70, लेकिन 400-400 रुपए तक भी चले जाते हैं। चले जाते हैं। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, इसको अगर आप हल्के से, बिल्कुल हल्के से बारीक से ऑलिव ऑयल के अंदर बहुत सारे मटर लेके उसको इस तरह से करें ना, सौते करें तो रियली 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 गुड। उसके बाद उसमें नमक स्प्रिंकल करें और खाएं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तुमने कभी खाए ऐसे? नहीं ऐसे नहीं खाए होंगे। ओके ओह इसके अंदर, हाँ इसके अंदर भी 4 ही हैं। दिस इज़ नाइस एक्चुअली, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके जी तो ये मटर हैं। ऑलराइट जी अब आते हैं जो मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है, दैट्स बैंगन, एग प्लांट यानी बैंगन।
ये कितने रुपए किलो है? ये 100 रुपये किलो है। 100 रुपए किलो है। अच्छा, बैगन का अगर किसी ने रायता नहीं बनाया ना या रायता नहीं खाया तो फिर आपने कुछ भी नहीं खाया। इट इज़ रियली गुड, इट इज़ रियली गुड। बैगन का रायता बहुत अच्छा होता है और बैगन का भरता जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो आप खाते बनाते हैं? कभी खुद बनाते हो सब्जियां? नहीं मैंने कभी नहीं बनाई। बेगम बनाती हैं? पहले माँ जी बनाती थी, अब बेगम बनाती है। बेगम के हाथ की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी होती है सब्जियों में, बताओ? सब्जियों में हाँ, आलू मटर गाजरें, आलू मटर जैसे गाजर। कि ओके कद्दू शरीफ और गोश्त डाल लिया उसमें, ओके। आलू शिमला हो गया आलू शिमला? जी, ये बहुत अच्छे लगते हैं। आलू शिमला? जी। अच्छा, ये मैंने कभी नहीं खाया आलू शिमला। आलू शिमला खाते हैं हम अक्सर। देख रहे हो ना, तो शिमला इसलिए गोश्त इसलिए का। हर आदमी कुछ ना कुछ करता है। अच्छा, इसके अंदर शिमला मिर्च के अंदर अगर आप कीमा भरे ना वो भी बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, वो कीमा भर के आप इसको बनाएं, इसको बेक करें या इवन फ्राई भी कर लें तो इट्स रियली रियली गुड। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बेगम ये बनाती हैं, आपको अच्छा लगता है? तो कभी बेगम की किचन में जाके आलू बैंगन वाले बिरयानी की भी खाई है आपने? आलू बैंगन की बिरयानी? अब मैं जो बातें करूंगा ना फिर तो हम दोनों शुरू हो जाएंगे। आलू बैंगन की बिरयानी नहीं, आलू बैंगन की बिरयानी नहीं खाएंगे। आलू बैंगन की बिरयानी कौन सी होती है बताओ? आलू बैंगन और साथ में चावल बना लें, तो बिरयानी आलू बैंगन ऊपर डाले खाएं, ये बिरयानी हो गई एक साहब की। अच्छा, मैंने खाया है, खाया है, लेकिन खाया है। मैंने सादे चावल, वाइट चावल जो व्हाइट चावल, वही। वाइट चावल के साथ ऊपर आलू और बैंगन, मेरा बहुत फेवरेट है बैंगन यार। बैंगन इज अमेजिंग। लेकिन बैंगन बनाने का खास गुर होता है। हर आदमी बैंगन नहीं बना सकता। मैं बोलता हर आदमी बैंगन नहीं बना सकता। तो इट इज़ रियली 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 गुड। अच्छा बताओ, महंगाई ने मुतासिर किया है? बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा किया है। कितना मुतासिर किया? पहले बिजनेस कितना था, अब बिजनेस कितना हो गया? आवाम की पहुंच तो दूर हो गई है। हाँ। पहले बिजनेस हजारों में थे, हाँ। अब लाखों में आ गया हुआ है। अब लाखों ये के फर्क अंदर बढ़ आ गया गया। हुआ है। तो नॉर्मल आदमी अब खरीद नहीं सकता। नहीं खरीद सकता नॉर्मल। अच्छा, ये जो पहले धनिया पुदीना ऐसी दे दिया करते थे, अब देते हैं? अभी भी देते हैं, लेकिन ये कि गर्मियों में नहीं देते ऐसे। गर्मियों में नहीं गर्मियों में तो नहीं मिलता ही नहीं है, बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तकरीबन 2-3 माह ना बहुत शॉर्ट होता है। अच्छा, एक घर के अंदर अगर 5 लोग हों या 6 लोग हों, उनके लिए अगर सब्जी बनानी हो तो कितना पैसा खर्च हो जाता है एक वक्त के लिए? तकरीबन 400-500 तो खर्च हो जाएगा 400-500 सब्जी में। इसमें एक वक्त के लिए। इसमें गोश्त अभी शामिल गोश्त नहीं नहीं है। गोश्त नहीं है। अभी दूसरे मिसाले अलग हैं, घी वगैरह जो भी ये लिया। सब अलग है, ये सिर्फ जी। सब्जी की बात कर रहे जी, हो? सब्जी की बात कर रहा हूँ। ये गाजरें लें आप, हाँ। 100 रुपए किलो ये हैं। हाँ। मटर लें, आलू मटर गाजरें, तकरीबन 400 की ये बन जाएंगी तीनों चीजें। ये किलो एक ले वक्त दो का आप। है? जी, ये एक वक्त का। और ये अगर आपके पास 6 लोग हैं तो 6 लोगों के लिए ये एक वक्त का खाना होगा, एक वक्त का खाना होगा। इट्स डिफिकल्ट, बहुत बहुत मुश्किल है जी। बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो हुकूमत को कुछ कहना चाहते हो? हुकूमत का क्या कहें, वो खुद आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, हम नहीं, क्या यही कहें कह दो उनको? कि यार झगड़ा मत करें, यही कह दो। वही तो कह रहे हैं, झगड़ा छोड़ें, अवाम की सोचें। हाँ। अवाम के बारे में नहीं सोच रहे ये लोग। अच्छा, तुम बिजनेसमैन हो, जाहिर है तुम्हारा ही है, क्या तुम्हारे लिए भी जिंदगी मुश्किल है? मुश्किल है सर, हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल है, वजह? जी। सौदा लेके ना तो मंडी में जाके हमने, हाँ। सब्जी मंडी जाए, वहाँ भाव कुछ होता है, कुछ होता है। हाँ। ये मसला है ना। अच्छा, आज जाए कुछ रेट है, कल जाए कुछ रेट होगा, जब- जब आगे जाए कस्टमर परेशान होता है फिर। अच्छा, और जाहिर है कस्टमर आपसे सवाल भी करता है। सवाल करता जब जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें महंगी होती हैं, जी, और जब पेट्रोल सस्ता होता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं। थोड़ा फर्क पड़ता है, फिर नीचे आता है। थोड़ा- जब ज्यादा पेट्रोल नीचे हो, 40-50 रुपये हो, हाँ। अगर 5-10 रुपये नीचे करें फिर कुछ नहीं फर्क पड़ता। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब चेंज भी नहीं होता। नहीं नहीं हाँ, तो जो आपका कस्टमर है जी, उसके लिए तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उसको तो महंगाई नहीं उसको तो उधर ही है। उसको उधर ही है। जी, महंगा पेट्रोल होगा फिर महंगी हो जाएगी चीजें। हाँ, और हाँ। अगर सस्ता हुआ पेट्रोल तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अच्छा, ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो चले आपने महंगाई कर दी, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो फिर कीमतें नीचे क्यों नहीं आती? बट एनीवे, सर आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच उमर, बहुत अपना ख्याल रखना। और अगर आपने ये कद्दू, तोरी और मटर नहीं खाए तो इनको भी बना के दिखा दीजिएगा। आई थिंक तोरी और आलू बहुत अच्छा लगेगा, तोरी और आलू खाइएगा आप। चलिए मैं कहूँगा अपनी बेगम से बना के देगी मुझे, बना के फिर बना खाएंगे के बना इंशाल्लाह। के तुम भी बना के दे देना कभी बेगम को। एक ब्रेक लेते हैं जी, लेते हैं ब्रेक के बाद। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और आज का जो शो है वो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का सबसे जो ओल्डेस्ट प्रॉब्लम है, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रॉब्लम, उसके बारे में आज हम डिबेट करेंगे, बात करेंगे। क्या कोई इसका सोल्यूशन निकलेगा? आई डोंट थिंक सो, लेकिन कम से कम बात करके कुछ चीज़ें क्लियर ज़रूर हो जाएंगी। आज हम बात कर रहे हैं सास और बहू के रिश्ते की। आज हमारे साथ जो पैनल में मेहमान होंगे, ताहिरा मलिक साहिबा हमारे साथ होंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। सासों की नुमाइंदगी करेंगी ज़रीना इसहाक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। और बहुओं की नुमाइंदगी करेंगी आयशा साकिब साहिबा।
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम ठीक हैं? अस्सलाम जी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। शुक्रिया। अच्छा, आप दोनों रिलेटेड नहीं हैं? नहीं जी। हाँ, तो पहले ये बता दूं कि ये रिलेटेड नहीं है, इसलिए जो भी बात की जाएगी वो खुल के होगी। इससे पहले कि आप लोगों से बात शुरू की जाए, हम आवाम में गए और आवाम से पूछा कि आवाम क्या सोचते हैं। हम आपको पहले वो दिखाते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। दिखाइए जी। वो तो आती है, अगर सास अच्छी होगी ना, उसको अच्छा माहौल देगी तो बहू खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। बहू बहुत अच्छी है हमारी। सास को भी चाहिए कि जब बहू आप ब्याह के लाते हैं तो वो आपकी बेटी होती है, वो तो बिल्कुल छोटी एज की होती है, उसको आपने कंफर्टेबल खुद माहौल देना होता है। बेटे का बहुत अहम रोल होता है। अगर वो मदर को सपोर्ट नहीं करेगा तो जाहिर है उनके लिए प्रॉब्लम होगी। बीवी को सपोर्ट नहीं करेगा तो यानी कि दोनों में हस्बैंड ही पिसता है। वो नई लड़की तो ब्याह के ले आती है, लेकिन अपने बेटे को डिवाइड करना उसे बहुत मुश्किल लगता है। बेटे को अगर प्यार करती है ना माँ, तो बहू को भी प्यार करना चाहिए। अगर समझो तो बेटी जो है, बहू भी बेटी है, तो ना समझो तो फिर ना सही। बेसिक उसके पीछे बेटा है, बेटा खराब होता है। अगर बेटा ठीक हो, सास बहू की लड़ाई कभी भी नहीं हो सकती। वो सास पे सारी होती है, सास अच्छी होगी तो वो भी बेटियां बन जाएंगी, बहू भी जौन से होती है वो भी बेटियां बन जाती है। वरना सास भी एक सहेली बन जाए ना, तो बहू और सास दोनों सहेली बन सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अगर दोनों कोऑपरेटिव होंगी तो अच्छा रहेगा घर का माहौल। तो इसलिए चाहिए कि दोनों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए और आपस में अच्छी तरह रहना चाहिए। बेटियों जैसा सलूक रखती हूँ मैं। अच्छा जी, इनमें से एक ने कहा कि बेटे का कसूर होता है, दो ने कहा, खैर मैं जो सोचता हूँ उसे जाने दीजिए। लेकिन इसी मौजू पे बेशुमार फिल्में बनी, बेशुमार ड्रामे बने। कुछ ड्रामे हमारे थे, कुछ फिल्में हमारी थीं, कुछ ड्रामे वेस्ट के अंदर बने। तो ये मसला सास और बहू का मसला तो नहीं कहना चाहिए, ये जो एक टिपिकल एक वॉर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है कि अच्छा कोट एंड कोट गलत कहा जाता है कि जी पता नहीं ये रिश्ता है तो अच्छा नहीं होगा। बहुत कम मिसालें ऐसी मिलती हैं जहाँ सास और बहू एक ही पेज पे हों। तो उसके अंदर बेशुमार फिल्में इस मौजू पे बन चुकी हैं। आपको कुछ टाइटल्स मैं दिखाना चाहता हूँ, दिखाइए ज़रा वो टाइटल्स दिखाइए। ऑलराइट जी, ये मैंने कहा था निकालते, नहीं निकाला। दिस वाज इन किलर इन लॉ। अगेन यू कैन इमेजिन किसको कहा गया है। मर्डर इन लॉ, अगैन आप समझ सकते हैं कि किसको कहा गया है। देन मॉन्स्टर इन लॉ, समझ सकते हैं कि किसको। अच्छा, ये सब हैप्पी एंडिंग्स हैं इनमें, तो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ड्रामे भी बेशुमार इस पे बने हैं, ज़रा वो भी दिखा दीजिएगा, वो भी दिखा दीजिए ना, ताकि पता चले। कैन वी सी इट? ऑलराइट, मुझे समझ में नहीं आया। बहू रानी, सास सियानी, बख्तावर एंड आई थिंक कुछ और भी। और हिंदुस्तान मेरे हमसफ़र, ये भी मेरे हमसफ़र, ये भी सास का था। आई हैव नो आइडिया बिकॉज मैं बिल्कुल इसमें कोरा हूँ। बहू रानियाँ, ऑलराइट। और हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर प्ले था क्योंकि सास भी कभी एंड ऑल दैट। तो लेट्स स्टार्ट विद यू मैम, आप सास हैं, मुझे बताइए कि ये सही कहा जाता है ये जो कुछ होता है, क्या आप उससे एग्री करती हैं कि बेटे का कसूर होता है? देखें जी, बेटा जब पैदा होता है, माँ उसको पालती है, वो उसको एक अपनी प्रॉपर्टी समझती है, उसको ओन करती है। जब वो बेटे की शादी करती है तो उसको बेटे को शेयर करना मुश्किल होता है। जाहिर है लड़की की शादी होगी, टाइम डिवाइड होगा, फाइनेंसेस डिवाइड होंगे, सब कुछ होगा। तो उसमें फिर माँ को बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है और खुले माइंड के साथ आने वाली बच्ची को स्पेस दे, जो कि वो नहीं दे पाती, नहीं दे पाती। हाँ। और उसको बच्ची को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। एक बच्ची स्टूडेंट होती है या तालीम ख़त्म करती है तो शादी हो जाती है। और अब शायद यही वजह है कि बच्चे जो हैं, बच्चियां जब आती हैं तो वो कहती हैं हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना ही नहीं रहना, हमें अलग रहना। आजकल ये ट्रेंड बहुत हो गया नहीं, उसका रीज़न है ना, बिकॉज उन्होंने जो देखा है वो ये देखा है कि कोप ही नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने जो बात की कि बेटे का कसूर होता है, मेरे ख्याल में बेटे का तो 99% तो बेटे का कसूर नहीं होता। नहीं, वो तो सफरर है बेचारा। हाँ बेसिकली तो उस बेचारे को यही नहीं पता होता कि कहाँ। आप क्या कहती हैं? तो मैंने तो जी ये है कि मेरे घर में तमाम बच्चियां, बेटियां भी, बहुएं भी, सब जॉब करती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं बड़ी सपोर्टिव मदर भी रही हूँ। बच्चियां डॉक्टर बनी, MBBS में थी, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया, शादी कर दी माशाल्लाह।
बेबीज हुए, उनके बच्चे संभाले, उनको टाइम दिया आगे पढ़ने का, हॉस्पिटल जाने। इसी तरह मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को किया। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। उसके जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मैं बच्चों को स्कूल से जब आते थे मैं बच्चों को खुद रिसीव करती थी। अपनी बहू के हॉस्पिटल आने से पहले बच्चों को खाना खिला के तो वो बैठ के तो खेल रहे होते थे। Very nice. और अपनी बहू का खाना मैं हॉट पॉट में डाल के तो डाइनिंग टेबल पे रखा होता था और वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती थी। ऑब्वियसली जाहिर है करेंगी, बिल्कुल जी, करेंगी। अगर वो अप्रिशिएट करती थी। और फिर ये है कि इससे ना ज़रा हमारे रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं। बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारी और रीजंस होते हैं रिलेशनशिप बेहतर होने के। मैं लेट मी गो टू कराची। मिसेस खान इज देयर। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से है? सब कुछ ठीक ठाक है बेटा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये सास और बहू का झगड़ा सदियों पुराना है, क्यों है? ख़त्म क्यों नहीं होता ये? नहीं, अब ऐसा झगड़ा नहीं हो रहा। अब दे आर लाइक मोर लाइक फ्रेंड्स, यू नो, क्योंकि मदर इन लॉज आर एजुकेटेड, दे नो हाउ टू ट्रीट एंड हाउ टू टेक देयर डॉटर इन लॉज अलोंग विद देम। अच्छा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि अब तो बहुएं प्रेफर करती हैं कि अलग घर ले लिया जाए, अलग हुआ जाए, जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रेफरेंस ही नहीं है, तो उसमें झगड़े वाकई कम हो रहे हैं? नहीं, झगड़े देखें, अब मदर इन लॉज आर एजुकेटेड, अब हम एजुकेटेड हैं। अब हम चाहेंगे हमारी बहू के साथ कुछ बुरा हो, अगर उसके साथ कुछ बुरा होगा तो हम हर्ट होंगे, उनके बच्चों के साथ कुछ बुरा होगा हम हर्ट होंगे। हम अपने बच्चे को सिखाएंगे कि उसके साथ ज्यादती करो तो वो बिल्कुल नामुनासिब चीज़ है, हम हर्ट होंगे। वो खुश होगी तो वो हमारा प्राइड है, वो हमारे घर की इज्जत है। हमें लोग कहेंगे देखो उस घर को, उस घर में बहू रहती है और सास और बहू में कितना अच्छा ताल्लुक है, रिलेशनशिप कितना अच्छा है। दे आर सो स्वीट टू ईच अदर, दे आर लाइक फ्रेंड्स, वी शुड बी लाइक फ्रेंड्स। मिसेस खान, ये किसी हद तक तो बात सही है, लेकिन बाय एंड लार्ज जब भी ये सिचुएशन नहीं आई है, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट एग्री विद दिस। आप ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी हद तक तो ये चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये सिचुएशन आज भी नहीं है, और बाय एंड लार्ज तो ये कहीं भी नहीं हो सकती। आप यूएस की स्टडीज उठा के देख लें, मैं आपको आर्टिकल्स दिखा देता हूं, आज 2023 के अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमें पहले सच बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है तो हम प्रॉब्लम को सही कर पाएंगे। अगर हमने उसको शुगर कोट करके रखा तो हम कभी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाएंगे, यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ब्रेक लेते हैं। अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अब आपकी तरफ मैं आता हूँ, मुझे बताइए आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? मैं ये कहती हूँ कि दोनों लोगों को कोऑपरेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूर है कि वो अगर बीवी की साइड लेगा तो माँ नाराज़ हो जाएगी, माँ की साइड लेता है तो बीवी नाराज़ हो जाती है। बैलेंस रखना चाहिए, और यही बैलेंस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस होता है? मेरी जिंदगी में जी अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है बैलेंस चल रहा है। कितने साल हो गए आपकी शादी? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ जी, अभी तक शुक्र है बैलेंस चल रहा है। सास बहुत कोऑपरेटिव है इस मामले में कि अभी तक तो अच्छे से सपोर्ट करती है, और हमारा जॉइंट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और हम 3 देवरानी जेठानी इकट्ठे रहते हैं। तो कभी भी कोई चपकलिश नहीं होती? अभी तक तो कोई नहीं हो रही, अभी तक सब अच्छे से चल रहा है, काम भी सब मैनेज होते हैं। थोड़ी जहाँ गलती हो वो बता देती हैं कि बेटा आइंदा हमारे घर में ऐसे होता है, तो आपने आइंदा ऐसे करके चलना है। ठीक है। तो वो थोड़ा पहले स्टार्ट में काफ़ी मुश्किल लगा, क्योंकि मुझे उनकी समझ नहीं थी कि वो कैसी हैं, और उनको मेरी नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ा हमें एक दूसरे के बारे में जब जानना शुरू हुए हैं तो फिर थोड़ा बैलेंस हुआ है। लेकिन वो फैक्टर फिर भी कहीं आ जाता है कि मेरी बेटी ऐसी थी और बहू ऐसे वो आ जाता है फैक्टर? आ जाता है, लेकिन बहुत कम है, अभी इतना ज़्यादा नहीं, शायद अभी टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं गुजरा कि वो करे। और मेरा ज़्यादा टाइम भी लाहौर में गुजर गया, शादी मेरी सरगोदा हुई है। ओके। तो ज़्यादा टाइम मेरा लाहौर में गुजर गया, लेकिन जो कम टाइम गुजरा वो कहीं ना कहीं नहीं, आ तो जाता है। आप उनसे अलग रहती हैं? नहीं, मैं अपनी अम्मी के घर लाहौर ज़्यादा टाइम रही हूँ। ओके, वजह? बेबी की वजह से। अच्छा, ओके। तो उनकी बेबी की डिलीवरी के बाद मैं फिर सरगोदा समझे रहना शुरू हुई हूँ। ओके, वरना उससे पहले आप? उससे पहले मैं अपनी वालदा के घर ही रही हूँ। ओके। तो लेकिन कहीं ना कहीं आ जाता है, वो कहते हैं अच्छा हमारी बेटी है ना, मेरी एक ही नंद है, उसकी भी शादी हो चुकी हुई है, तो बस अब हम देवरानी जेठानी और सास ही घर पर होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आ जाता है, अच्छा हमारी बेटी है ना, तो वो तो ऐसे करती है, और आप अगर ऐसे कर देती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। खैर, मैं तो इन चीज़ों को समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन बहरहाल
क्या आप क्या कहती हैं ताहिरा, क्या क्या आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस होते हैं लड़ाइयों के? सबसे पहले जब मैंने सुना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है और कोई लड़ाई नहीं है तो आई वाज शॉक्ड। इवन मैं रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पे काम कर रही हूँ और पहले 2 साल जो है ना वो लड़ाई झगड़ों के लिए रख दें, उसमें टाइम लगेगा। और मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि 2 साल लगते हैं एडजस्टमेंट इश्यूज होते 2 साल? 2 साल तो आप समझें कि वो एक आपका है एक टफ टाइम है। 2 साल के बाद जब चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं। अब प्रॉब्लम क्यों होते हैं? हम सोचते ज़रूर हैं कि भाई बहू के लिए जो है ना ससुराल बड़ा आइडियल सा घर होना चाहिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन करने के लिए अभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबा अरसा दरकार है। अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं जब एक लड़की बाहर से आती है और सास ने खुद से पसंद किया होता है, बड़े चावों से खुशियों से लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो फीमेल आपके घर आई और अब उस सास को जो है वो टाइम डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है कि मेरा बेटा जहाँ पे ऑफिस से आके मेरे साथ बैठता था अब एक और आ गया है। यहाँ रुकिएगा, बड़ी दिलचस्प बात है, यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन एक टेलीफोन कॉल है। मैं आपको बताऊंगा ये वेस्ट में भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। वेस्ट ने बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं इस पर, मैं आपसे एक आर्टिकल भी शेयर करूंगा। उन्होंने तरीके बताएं कि आपको किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। एक टेलीफोन कॉल ऐसे हो, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी मैं रुबाब बात कर रही हूँ जी। आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो मैं इस पे अपना थोड़ा सा इनपुट देना चाहूँगी प्लीज। तो मेरे यह ख्याल है कि जो घर का माहौल है और जो सास चाहती है कि बहू यानी किस तरह के घर में यानी एडजस्ट करे, तो उसको वो पहले सास को वो खुद प्रोवाइड करना चाहिए। आप अपनी बहू को खुद से दिखाएं कि आप चाहते हैं कि वो सुबह जल्दी उठे, नाश्ता तैयार कर दे या वक्त पे सारी चीज़ें तैयार हों। अगर आप बहुत से चाहते हैं तो आपको खुद जो है पहले करके दिखाना होगा। ये नहीं कि आपको तो ऐसे नहीं है, लेकिन आप अगले से एक्सपेक्ट करो कि वो आपको ये सब काम करके दिखाए। और ये जितना आपको कह रही थी हमारे जो आपकी साइकोलॉजिस्ट हैं, सॉरी मैं नाम भूल गई, कि 2 साल में, हाँ से 2 साल थोड़ा कम है, 5-6 साल दे देने चाहिए। नो आई एग्री विद यू, आई थिंक 2 साल वाकई कम है, 5-6 साल देने चाहिए। चलिए रबाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर विजडम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश आपकी। जी तो प्रॉब्लम यहाँ से पहला स्टेप जो है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है जब एक बाहर से एक लड़की आई है जो कि आपके बेटे की वाइफ है, वो बाहर की लड़की नहीं है। पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें कि आप लेकर आए हैं। उसके बाद जो है जब टाइम शेयरिंग प्रॉब्लम आते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। फिर आपके घर में उसे क्या पता है कि आपके किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। इस पे भी एतराज़ होता है कि तुम मेरे बेटे के साथ बाहर क्यों जा रही हो। मैं इसी पॉइंट ये वजह क्या है? मतलब वो तो बेटे के साथ ही जाएगी ना, किसके साथ जाएगी? और जाहिर सी बात है ये बेसिक चीज़ें हैं कि भाई मेरा बेटा पहले मेरे पास आके बैठता था, अब तुम्हारे पास आके बैठ रहा है। और अब किचन की तरफ आ जाएं तो किचन में हम ऑयल ऐसे रखते हैं, बॉटल ऐसे रखते हैं। उसे क्या पता है कि आप कैसे रखते हो? आपको पहले उसे करके दिखाना है। आप उसे पहले थोड़ा टाइम दें, जो कि आइडियल ये होता है जैसे पहले ज़माने में ये होता था, 1 मंथ दे दिया जाता था ससुराल में कि चीज़ें ऑब्जर्व करो, जिसको कहते हैं कि भाई 1 मंथ के बाद मीठा बनवाया जाता है। वो आपका आइडियल टाइम है, आप देख लें घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कमाल लोग हैं। दूसरी बात आ जाती है कि भाई बेटे के साथ क्यों किया जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये कंपटीशन की बात है। कंपटीशन, हाँ, आप मुझे भी लगता है दूसरी औरत को पसंद नहीं कर रही। मेरे ख्याल में ये एग्जिस्ट करती हैं। और यहाँ पे बेटे की एक छोटी सी गलती है जो मैं हमेशा मेरे क्लिनिक में आए हुए मर्दों को कहती हूँ। मुझे पता है कि आप यहाँ पे सफ़र करते हैं और आपके साथ जुल्म हो रहा है, और वो 2 लोग कर रहे हैं जो आपसे बेइंतहा प्यार करना क्लेम करते हैं। एक तरफ आपकी बीवी कहती है मैं आपसे प्यार करती हूँ, एक तरफ आपकी माँ कहती है मैं प्यार करती हूँ, लेकिन दोनों ही आपको जो है ना सफ़र करवा रही हैं। बेटे की गलती ये होती है कि उसको पहले पता है कि एक्सट्रीम टाइम जो है मैं माँ को दे रहा था, और ऑल ऑफ सडन अगर आप कट कर देते हो ना, आने वाली वाइफ को इतना टाइम देने लग जाओगे तो मदर भी तो एक औरत है ना, और औरत बर्दाश्त नहीं करती है शेयरिंग। लेकिन देखे ना कि आप शुरू की रिलेशनशिप में तो आपको टाइम देना होता है। देना अगर गलतफहमियां वहां पैदा हो जाएं तो वो भी गलत है। अगर आप चाय शाम की इकट्ठी पी लें, बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूँ वेस्ट तो यही कहता है, वेस्ट यही कहता है कि अगर आपको, मैं आपको वो शेयर करूंगा मैं आपसे जो वेस्ट ने लिखा है। हमने ये आर्टिकल्स नहीं लिखे, वेस्ट के अंदर लिखे हुए हैं, और वेस्ट में शेयरिंग की बात है, केयरिंग की बात है कि एक दूसरे की जो गलतफहमियां हैं उसको खत्म किया जाए। एक टेलीफोन कॉल लेट्स सी, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम।
गुड मॉर्निंग साहिब, वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग याया, आपको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड कर लेंगे, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपसे बात करूँ मैं? होल्ड कर सकते हैं? आई ठीक है, आई कैन होल्ड। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेते के बाद याया से कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट जी, याया इज ऑनलाइन। जी याया, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आपको इतना इंतजार करना पड़ा। हेलो साहिब। जी याया, वेरी सॉरी कि आपको इंतजार करना पड़ा। सर प्लीज बताइए। हम आपके लिए इंतजार करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सर अच्छा साहिब, पहले तो सबको सलाम हो और मिस खान को स्पेशली सलाम हो, क्योंकि ये मेरी नजर में जब ये जैसे बताती हैं उसके बड़ी अच्छी एक ये सांस है। देखिए साहिब, एक थोड़ा सा लाइटर मूड से स्टार्ट करूं। एक पौधा होता है जिसको स्नेक प्लांट कहते हैं, वो बड़ा लंबा सा होता है, जबान की तरह होता है, सीधा सीधा जाता है। तो यूके में उसको ना मदर इन लॉ टंग कहते हैं, मदर इन लॉ टंग। तो वहां भी इस किस्म के मामलात होते हैं। तो ये एक इससे मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं खुद 26 साल मेरी शादी को आए, लिव इन अ जॉइंट फैमिली एंड आई फेस मेनी थिंग्स। लेकिन व्हाट आई लर्न इज दैट साहिब के बैलेंस रख के चलना बड़ा मुश्किल होता है, और उसको इसके लिए आपको सेंसिबल बहुत होना जरूरी है। देखिए माँ जब माँ ओन करती है बेटे को, जैसे हमारी इन्होंने आपके बैठी हुई खातून ने कहा, तो वो समझती है कि मेरी बहू आएगी तो मेरे बेटे को कब्जे में ले लेगी, और बहू ये समझती है कि मैं किस तरह इसको कब्जे में लूँ। लेकिन पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ना हमारी हुकूमत में, ना मेरे फादर कहते थे, ना हमारे घरों में। जो लड़ाई आपकी किचन से शुरू होती है वो जाके कहीं कोर्टों तक पहुंच जाती है। तो बेहतर तरीका, जैसे मैं अपनी एक मिसाल तो माँ की, मेरी मधु माँ बड़ी सेंसिबल खातून थी। जब मेरी शादी हुई तो वो मेरे साथ हमेशा पहले आगे बैठ के जाती, लेकिन जब मेरी शादी की तो उन्होंने मेरी बीवी को ऑफर की, नाउ यू सिट इन द फ्रंट सीट। उन्होंने कहा तुम आगे बैठो। लेकिन मेरी जो बीवी ने कहा नहीं, आप जो है ना आगे बैठे, कोई मसला नहीं, मैं पीछे बैठता हूँ। तो ये एक जो है ना, ये आपको एक स्पेस देने की बात है। स्पेस देना बहुत जरूरी। कोई भी लड़की आती है, किसी नए माहौल से आती है, किसी नए माहौल में एंटर होती है, सॉरी, तो उसको जगह देना जरूरी है। और लड़की को भी ये समझना चाहिए साहिब कि वो एक दिन में लड़के को लेके छू मंतर ना हो जाए। कुछ टाइम दे, कुछ देखे, कुछ समझे, तो सबर और इसके अंदर आपको एक दूसरी एक्सेप्टेंस करनी हुई। मेरा सवाल जो है ना वो ये है कि हमारे यहाँ पर कन्वेंशनल चीजें होती हैं। हम लोग को एक मसाज को एक हमने एक वो बना रखा है, एक जैसे ससुराल और माहौल जैसे ना एक राइवल्स बनाए हुए। इस दूरी को कम करने के लिए एक लड़का है जो दोनों को बैलेंस करके करना चाह रहा है, वो कैसे कूप अप कर सकता है? ये मेरे सवाल है। सर मैं ये पूछता हूँ, पहले मिसेस खान से शुरू करूंगा, फिर इसके बाद बाकियों से पूछूंगा, लेकिन आप मुझसे लिख के रख लें, ये राइवलरी कभी खत्म नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये कभी खत्म होगी। बेहतर हो जाएगा, शायद और चीजें बहुत बेहतर हो जाएं। अभी तो आप इस बात की फिक्र करें कि आज से 50 साल बाद खुदा न करे शादी का इंस्टीट्यूशन रहेगा भी या नहीं रहेगा। अभी तो ये फिक्र है। अभी तो ये तो फैमिली तो बहुत दूर की बात हो गई है। इस वक्त जो जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं, जो बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, जो एआई की चेंजेस आ रही हैं, उसमें 50 साल के बाद शादी का इंस्टीट्यूशन क्या रहेगा या नहीं रहेगा, दुनिया किस रंग में हो जाएगी। हसन निसार साहब को कल मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि 50 साल के बाद ये माशरा हमारा पहचाना नहीं जाएगा, और ये बात वो तो खैर किसी और हवाले से कह रहे थे, लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त है। मिसेस खान, याया का सवाल, एक बच्चा जो एक बेटा जो है वो किस तरह से बैलेंस कायम रख सकता है? देखें, पहले मुझे एक बात ये बताएं, क्या बच्चे क्वालिटी टाइम बेटे माँ को देते हैं? शादी से पहले भी देते हैं? वो ऑफिस से आए या स्कूल से आए तो अपने ट्यूशन्स की तैयारी, खाना खाया, अम्मी खाना दे दें, अम्मी के पास बैठे थोड़ी देर, फिर ट्यूशन का टाइम हो गया, फिर मौलवी आ गया, फिर उनका क्रिकेट का टाइम, खेलने का टाइम, टीवी का टाइम। क्वालिटी टाइम तो बच्चे माँ बाप को अब दे ही नहीं सकते। तो आप क्या कहते हैं, हाई टाइम ले लिया। ना माओं के पास इतना टाइम है कि वो बेटे को बिठा के सारे दिन की रुदात सुनाए या कुछ भी करे। दिस इज ऑल बुलशिट, दिस इज ऑल रॉन्ग, आई डोंट बिलीव इन दिस। हाँ, थोड़ा टाइम दे, क्वालिटी टाइम कोई बच्चा नहीं दे रहा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। आजकल बच्चे भी बड़े इन्वॉल्व हैं, उनकी भी अपनी एंटरटेनमेंट है। मिसेस खान, ये तो कह ही नहीं रहे, याया ने तो ये दे, लेकिन दे। मिसेस खान, ये तो कहा ही नहीं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे बैलेंस कायम रखा जा सकता है। देखिए, बैलेंस, अब आपकी बीवी आ गई, माँ को भी ये पता होना चाहिए, मेरे पास बैठा है, चाय वाय पिए, खाया पिया है, बीवी भी साथ बैठी हुई है। अब वो कपड़े बदलेगा, सारा कुछ करेगा, बीवी उसको देगी, कमरे में 4 बातें करेंगे, थोड़ी देर बाद वो आउटिंग के लिए जाएंगे। आउटिंग के लिए जाएंगे भी तो क्या करेगा? लड़का उसको डब कर देगा, अम्मी के घर जाएगा, सलाम दुआ करेगा, 10 मिनट बैठेगा, फिर उसकी एक्टिविटीज़ है, जिम जाना है, क्रिकेट खेलना है, 2-4 दोस्तों हैं, उसको भी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। क्या बीवी और माँ के गिर्द वो घूमता रहे? क्या हमें इतना पता नहीं है? सारा दिन का सुबह का रात तक वो हमारे लिए कमा कर आया है। मैं एक बहू से पूछना चाहता हूँ, एंटरटेनमेंट चाहिए। मैं एक बहू से पूछना चाहता हूँ, जी बताइए। बैलेंस करने के लिए मैं ये
कहती हूँ कि दोनों को टाइम भी दें, ठीक है, और दोनों की बात भी सुने, ठीक है। और अगर आउटिंग पे जाना है तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं, अगर आपकी सास भी साथ चली जाएगी तो वो कोई आपको खा नहीं जाएगी, या आउटिंग पे आपने ऐसा बाहर खाना खा लेंगे, अगर सब मिलकर खाना खा लेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ थोड़ा अपना माइंड बनाने की ज़रूरत है। आप उनको रिस्पेक्ट दें, वो आपको रिस्पेक्ट देंगी, तो इससे मेरे ख्याल से जो मेल मेंबर है ना वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और दोनों रिश्ते जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन बास बच्चियां ये पसंद नहीं करती बच्चियों को अब समझना चाहिए वो नहीं, वो ठीक कह रही हैं। हाँ, वो ठीक कह रही हैं। नहीं पसंद करती हैं कि सास हमारे साथ, वो यहाँ पे अब एक जो नया ट्रेंड है ना वो प्राइवेसी का, कि जी साथ साथ चल पड़ी हैं तो ये तो प्राइवेसी का मामला हो गया ना जी, हमारी प्राइवेसी में उन्होंने दखल अंदाजी की है। तो इसमें इसमें बैलेंस रखना काफ़ी मुश्किल है। लड़का सफ़र होता है इसमें, और जब तक इसमें मेरा ख्याल है कि माँ का रोल ज़्यादा है। माँ का रोल मुझे इसलिए ज़्यादा रखता है कि माँ का नाम मतलब है सेक्रीफाइस, और इस रिश्ते में भी जब तक माँ सेक्रीफाइस नहीं करेगी अपने जज्बात को, लेकिन अपनी चीज़ को, वो मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वो माँ तो गुजर के आई है ना, वो वही चीज़ रिपीट क्यों कर रही है जो उसके साथ हुई है? बस वो यही है ना, मतलब आपको तो लर्न करना चाहिए। जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अगर अपने भांजे से, भतीजे से या अपनी बेटी से मैं बात करूंगा तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ रिपीट हो। तो मैंने उन चीज़ों से लर्न किया है। लेकिन ह्यूमन नेचर है कि वो ना अपना बस वो अपनी महरूमियों का, किसी महरूमियों का वो निकालती हैं, बदला निकालती हैं, और अननोइंगली निकालती हैं। जाहिर है नोइंगली तो नहीं होता, अननोइंगली होता है, सबकॉन्शियस के अंदर होता है। और लड़ाई के बहुत सारे एक यही नहीं है, जैसे कि मैंने आपको टेलीफोन कॉल ले लूं फिर इसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मिसेस आमिर बात कर रही हूँ, मैं लाहौर से। मिसेस आमिर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल ये टॉपिक जो आप आज डिस्कस कर रहे हैं, ये समझ लें मेरा मुझे आपने बहुत पीछे भेज दिया अपने माजी में। मैं बहुत एक मेन पॉइंट पे यहाँ बात करूँगी। मेरे माशाल्लाह एक बेटा और 3 बेटियाँ, 3 बेटियाँ बड़ी और बेटा छोटा है। मैंने जो अपनी ज़िंदगी से सीखा है या अपनी शादी के बाद पूरी लाइफ में मैं इन्हीं चीज़ों से गुजरती हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं सिर्फ एक बात सब माओं को कहूँगी कि अपने बेटे को किसी ऐसी आजमाइश में मत डाले जिससे वो निकलने के लिए सोचता ही रह जाए सारी उम्र कि मैं किसकी तरफ जाऊँ। ये यकीन करें आप, एक माँ ही करेगी लड़की को। आप वो क्योंकि उसने बाद में माँ बनना है, उसकी बात की जो है वो सारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको अपने बेटे के लिए सब कुछ करना है। आप उसको प्लीज किसी आजमाइश में मत डालें कि वो पहले सोचे कि माँ की तरफ जाऊं, बीवी की तरफ, वो बहुत फंस जाएगा। और ये आपको पता है, ये जो तलाक के रेशो है वो सबसे ज्यादा इसी वजह से हो रहे हैं कि बेटा जो है वो एक ज़हनी मरीज बन जाता है इस मामले में कि मैं अब क्या करूं। इसलिए मैं आपको सिर्फ अपना एक सोच जो है ना वो कन्वे करूंगी कि मैंने क्या सोचा हुआ है इन फ्यूचर, कि अपने बेटे को, मेरा एक ही है ना, इसको मैंने अलग कर देना, ठीक है, शादी के फौरन बाद। एक तो सबसे पहले बिल्कुल एक जहेज की, यानी कि इस चीज का तो बिल्कुल नहीं, यानी कि ये कहूंगी कि पहले आप अपने पूरा ठीक है सब कुछ तैयार करें, उसके ड्रेस से लेके सुई, गाड़ी, हर चीज आपने खुद करनी है उसके लिए। उसके बाद एक अलग घर में उनको रखना है, यानी कि मेरा अपना माइंड ये है कि एक दिन भी मैं शायद उनके साथ नहीं रहूंगी। मेरा ये होगा कि मेरी बहू मुझे अगर हंस के सलाम भी कर लेगी ना, वो मेरे लिए सजदा होगा, यार ये मुझे ये रिस्पेक्ट दे रही है, मेरे लिए यही बहुत है। और उसके बाद मैं चाहूंगी ये मेरे बेटे को मोहब्बत दे, प्यार दे, रिस्पेक्ट, मेरा सारा उसको देख के यानी कि मैं जी लूंगी। थैंक यू मिसेस आमिर। बहुत 3 बेटियां हैं, मैं उनको भी इसके किसी मामले में मैं अभी से उनको तैयार किया हुआ है। बेटे को भी, अभी वो 9th में है, 10th में है, लेकिन उसको मेंटली तैयार कर चुकी हूँ कि तुमने अपनी बीवी के लिए, और यकीन करें अपनी बेटियों को मैंने कोई खाने पकाने या इन चीजों पे नहीं लगाया जितना बेटे को लगाया है।
सबसे गोल होगी। बेटा वो कहता है चलें, बहुत मेरे साथ मुझे बर्तन धुलवाना या कपड़े धुलाना, मैंने उसको टोटल, क्योंकि ये सुन्नत सबसे पहले, उसके बाद आपके घरेलू काम है, उसको उसकी लाइफ के लिए टोटल तैयार करनी। बहुत ताकि बाद बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज आमिर। सॉरी मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन आपकी कॉल सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। लूज से आपने कॉल किया, बहुत दिल से आपने कॉल किया, और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर हम फिर मजीद बात करते हैं। Alright जी, once again welcome back and let's talk about Spark smartphones. उन्होंने अपना Neo 11 जो है वो लॉन्च किया है। Spark smartphone is thrilled to announce the official availability of its much anticipated flagship smartphone, the Neo 11. With commitment to innovation, functionality and style, the Neo 11 embodies the essence of crafted elegance and is set to redefine the smartphone experience. तो अगर आपने लेना है तो आपने Neo 11 जो है वो लेना है, and it is really good. 13 पिक्सल का इसका कैमरा है, and just beautiful to carry. 6.52 inches की इसकी स्क्रीन है, and it's really nice. So let's look at Neo 11 once again. एक बार और ज़रा Neo 11 को दिखा दें, because I think it's one of the best phones available out there. Yeah, very nice design, beautiful. There you go. Thank you जी। हाँ ले आइए मुझे दे दीजिए। Thank you जी। All right जी। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी important हैं, और उसमें नंबर 1 है always remain polite। अच्छा, ये दोनों तरफ है, मदर इन लॉज के लिए भी है, डॉटर इन लॉज के लिए भी है। तो हमेशा बहुत रसान से बात करें, ठीक है। डोंट फॉरगेट योर मैनर्स। अच्छा, मैनर्स जो हैं वो बड़ी चीज़ें बताते हैं कि आप क्या हैं, खुद क्या हैं। प्लीज़ मैनर्स के बारे में ये मत समझिएगा एक बकवास सा जुमला मैंने हमारी पूरी सुनता चलाया हूँ कि इससे आपके माँ बाप का, आपके कल्चर का, आपके घर का पता चलता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलता। इससे आपका पता चलता है आपने क्या अडॉप्ट किया। माँ बाप तो हमेशा अच्छा ही सिखाते हैं, और दूसरी बात ये, माँ बाप के साथ आप टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं। बाकी टाइम तो आप पूरे इन्वायरमेंट के अंदर वो कर रहे हैं ना। अभी जो हमने एक नया कल्चर शुरू कर दिया है कि कोई भी फेक न्यूज़ बना देते हैं, किसी की भी इज्जत जो है वो उतार देते हैं, तो क्या हमारे माँ बाप ने हमें ये कहा है? तो बिल्कुल नहीं। तो याद रखिएगा, हमें कुछ चीज़ें अनलर्न करनी है। जब तक आप वो चीज़ें अनलर्न नहीं करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। स्पीक नाइसली अबाउट हर सन। अब ये मदर इन लॉ के लिए, मतलब ये डॉटर इन लॉ के लिए, कि हमेशा जब भी बेटे की बात करें तो अच्छे प्यार से बात करें। इसके आगे 4 चीज़ें और हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तो अभी इस बारे में कि इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। हाँ जी। ओके, सबसे पहले बात जो है वो शेयरिंग है। शेयरिंग इज केयरिंग। और ये दोनों को समझना है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मदर इन लॉ को सेक्रीफाइस करना है। आने वाले को इस बात को समझना है कि मुझे जगह बनानी है, और जिनके घर आ रही है उन्हें ये समझना है कि मुझे जगह देनी है। ठीक है। जब ये दोनों समझ लेंगे तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा, जो है एक वो और बड़ा create मसला होगी। होता है, ये मुझे बताइए ताहिरा कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता। एक बहुत बड़ा मसला होता है कि औलाद नहीं हो रही तो शादी कर दो, बेटा नहीं हो रहा तो दूसरी शादी कर दो। इज दैट राइट? ये पॉसिबल ही नहीं है। औलाद रिस्पॉन्सिबल कौन है? बेटा है रिस्पॉन्सिबल। अगर हाँ, औलाद के सिलसिले में दोनों को, नहीं, आप दोनों का फर्टिलिटी टेस्ट करवा लें। लेकिन अगर आप जो है वो ये कह रहे हैं कि बेटा नहीं हो रहा, तो बेटा जो है वो बायोलॉजिकली मर्द जिम्मेदार है इसका। देखिए, सेंडर की जिम्मेदारी है। नहीं, बायोलॉजिकली बड़ी सिंपल बात है। बायोलॉजिकली मर्द जिम्मेदार है कि आपका जेंडर कौन सा होगा, आपके आने वाले बच्चे का जेंडर कौन सा होगा, मर्द जिम्मेदार है उसका। जी, फीमेल तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी का जो है फरीजा सर अंजाम देती है। एक प्रोसेस है जो अल्लाह पाक ने उसका जिम्मे लगाया है। अब आपका बेटा जो है वो सेंडर के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे। अब अगर बेटा नहीं हो रहा, बेटियां पैदा हो रही हैं, तो फिर इसके लिए आप अपनी बहू को जिम्मेदार कैसे कर सकते हैं? और एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती, आप खुद एक औरत हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि बेटियां होना गलत है? बिल्कुल ऐसे। ये कैसे पॉसिबल है? व्हाट डू यू थिंक मैम? देखें जी, ये तो नहीं कहना चाहिए कि बेटियां अच्छी नहीं होती हैं। बेटियां अच्छी होती हैं, बहुत लविंग एंड केयरिंग होती हैं। मेरा ख्याल है कि बॉयज़ से ज़्यादा होती हैं। लेकिन टू कैरी, जैसे कि हमारा है कि टू कैरी द फैमिली नेम ना, उसके लिए हम लोग कहते हैं कि बेटा हो। और ये हमारे नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में ये है शायद कि वी नीड अ सन,
टू कैरी द फैमिली नेम। और पता नहीं मुझे ना ये बातें ना समझ में नहीं आती, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी सिंपल बात है, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनफ सेड, इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं है। कौन सी फैमिली, किसकी फैमिली? कल मर जाओगे तुम, कौन सी फैमिली है? कल तुम जाके सो जाओगे, तुमसे पहले पता नहीं कितने लोग आए, तुम्हारे बाद पता नहीं कितने लोग आएंगे जो ख़त्म हो गए। और फिर दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट हमारे कल्चर में ये है कि बुढ़ापे में बेटा माँ को पेरेंट्स को संभाल लेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो ये इक्वली बेटी का भी फ़र्ज़ बनता है और बेटे का भी मेरी बनता है। एक कंपनी है स्किन केयर की, जहाँ बेशुमार बेटियाँ आती हैं और वो अपने पेरेंट्स के लिए काम कर रही होती हैं, अपने घर के लिए काम कर रही होती हैं, अपने भाइयों के लिए काम कर रही होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर आप ये समझते हैं खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, कहीं आपके जहन में ये जोम है इस बात का कि बेटा है तो वही कुछ करेगा, आई डोंट नो, बेटे हम श्योर करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन बेटियां भी करती हैं। बेटियां करती हैं, बेटियों को अंडरमाइन क्यों करते हैं? ये हम लोगों ने अपनी एक सोच बना ली है ना कि बेटे का फर्ज है कि माँ बाप का ख्याल रखना। नहीं, हमारी तो सोच बड़ी कमाल है ना। मैंने आपको कहा था ना, जुम्मे के दिन मर जाओ, हमारे यहाँ कहते हैं जन्नती है। कल्चर भी तो है ना, ये हम लोगों ने खुद जाहिद भाई बनाया कहते हैं। कल्चर भी हमारे ये है कि यहाँ पे देखें बेटे की जिम्मेदारी है। हाँ, सीधा डायरेक्ट टिकट। अच्छा, उसको किसी ने कान में आके कहा है कि ये जन्नती है, बताओ। और आपस में बैठ के बातें, मतलब क्या दिन मिला? अबे भाई वो गलत, वो जुआ खेलता हुआ पकड़ा गया था, फिर भाग रहा था तो मर गया। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि बेटे की जिम्मेदारी है, माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मुझे बताएं कौन से बेटे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं? वो जो बहू आई होती है वो केयर कर रही होती है। असल बेटी आपकी वो है। बेटा तो कमाने चला जाता है, जो घर में बैठी बहू है। नहीं, ये आप लोग गलत बात करते हैं। देखें, बहू ही नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो बहू का अपना हिस्सा है। बेटा कमाएगा नहीं तो होगा क्या? लेकिन प्यार नहीं, देखें, नहीं, हम गलत बात करते हैं जी। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आप फादर को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं, तुम किसी काम के नहीं हो। वो सारी जिंदगी बेचारा काम कर रहा होता है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया होता है अपना, कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता। मैं ये बात हरगिज नहीं कह रही हूँ। अच्छा। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो बहू, जिसको पूरा अरसा आपने बहू समझा है, वो बाद में आपकी ही बेटी बन के काम करती है। I agree with you, ये I कहना agree, चाह रही बिल्कुल सही कह हूँ कि रही हैं। आपको संभालने वाली वही फीमेल है, आप उसे स्टार्टिंग में ही प्यार करना शुरू कर अच्छा, अब हम एक काम करेंगे। अब 1 मिनट है आपके पास, आपने अपनी सास की 1 मिनट अपने सास के लिए कुछ बोलना है, ठीक है जी? मैं इनको माइक देना चाहता हूँ, मुझे वो माइक ला के दीजिएगा। माइक अगर है तो दे दीजिए मुझे। बगैर माइक के कर लेते हैं, बगैर माइक के कर लेते हैं, इट्स ओके, बगैर माइक के कर लेते हैं। माइक यहाँ पड़ा हुआ है, ये रहा जी माइक, ये लीजिए। कि सास समझे कि इस वक्त देख रही हैं आपको, ठीक है? अच्छी बातें भी करनी है और बुरी बातें भी करनी है, खुल के बोलना है। बुराइयां और अच्छाइयां करनी है जी। बुराइयां, अच्छा नहीं, अच्छा पहले बुराइयां कर लें, फिर अच्छाइयां करेंगे। नहीं अभी ऐसा मेरी नहीं, आप जो कहना चाहती हैं वो कहिए, बिल्कुल बुराइयां नहीं, बिल्कुल बुराई बुराई नहीं। बस मैं ये कहूँगी कि ना स्पेस दिया करें आने वाली को, ठीक है, और थोड़ा टाइम दिया करें। ये मत कहा करें कि मेरी बेटी ऐसे करती थी और आप ऐसे करते हो। ये कंपेयर करना जो है ना, ये बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। और मेरा जो बेटा है ना, अब तुम्हारे आने की वजह से मुझे टाइम नहीं देता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टाइम वही होता है, लेकिन अब दोनों में डिवाइड हो जाता है। तो दोनों मैनेज करना सीख लें कि अगर वो बहू के पास है तो थोड़ा सास बर्दाश्त कर ले, और अगर सास के पास है तो बहू थोड़ा बर्दाश्त कर ले। तो मैनेज कर लें, अपने माइंड को बना ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक माइंड बनाने की बात है। 30 सेकंड्स, अभी 30 सेकंड बाकी हैं। और बस बहुत अच्छी है, अगर दोनों अच्छी बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए, हर घर की लड़ाई खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो बेहतर यही है कि मैनेज करके और कोऑपरेटिव होकर चलेंगी तो सब अच्छा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता होगा लेकिन हो जाएगा। 1 मिनट मैम। हाँ जी, मेरी सास को ये बड़ी ऑब्जेक्शन थी कि ये पैसों पे और मेकअप पे कपड़े बहुत पैसा बहुत ज़ाया करती है और इसने मेरे बेटे का कुछ बनने नहीं देना। उनको इस बात पे बहुत एतराज़ होता था। और दूसरा, वो ये भी समझती थी कि इसहाक वही करता है जो ये कहती है और इसके कहे पे चलता है, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात थी। बाकी वैसे वो बहुत अच्छी खातून थी, कभी उन्होंने किसी चीज़ पे तंगी नहीं थी दी, काम पे तंगी नहीं थी दी,
या फिर कि तुम ये काम करो। मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो कभी मुझ पे बोझ नहीं डाला था कि तुम ही करोगी। तो और बच्चों के बारे में खुश थी कि मैं बच्चों का ख्याल करती हूँ और उनको अच्छी तरह ड्रेसअप करती हूँ। और फिर वहाँ पे भी एतराज़ आ जाता था कि 10 जोड़े बच्चे के पास थे, ये तुम अब 11वां ख़रीद लाई हो, ये इसकी क्या ज़रूरत थी। तो बस ये उन्हें ऑब्जेक्शन होता था। अच्छा, आपने इन सारी ऑब्जेक्शन से सीख के आपका रवैया कैसा अपनी बहुओं के साथ? मैं तो उनके साथ जाती हूँ। हम लोग तो ब्यूटी पार्लर भी इकट्ठे जाते हैं, हम शॉपिंग करने भी इकट्ठे जाते हैं। और उसके बाद जो मेरी बहुएं हैं ना, वो हस्बैंड्स कई दफ़ा बोलते हैं तुम ज़्यादा पैसा खर्च कर आई हो। वो उनको दिखाएं ना दिखाएं, मुझे अपनी शॉपिंग ला के ज़रूर दिखाती हैं। अम्मी हम ये ख़रीद के लाए हैं, तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। वेरी नाइस। फलां जगह सेल लगी थी। ये सही मिसाल है, ये बिल्कुल ठीक मिसाल है, क्योंकि मैंने ये टाइम देखा था। तो आपने कहा कि इनके साथ ये ना ये अपना करें। और मुझे वाकई बहुत खुशी होती है जब वो शॉपिंग करके आती हैं, बच्चों की चीज़ें लाती हैं, घर की चीज़ें लाती हैं, अपनी चीज़ें लाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक टेलीफोन, मैं मिसेस खान की तरफ जाता हूँ। मिसेस खान, आप बताइए क्या टिप देना चाहेंगी आप उनको जो आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगी बहुओं को भी और सासों को भी? देखें, एक बात बताऊं कि मेरी जो सास थी, मैंने ग्रेजुएशन के बाद शादी मेरी हो गई थी, तो मेरी सास ने मुझे ग्रूम किया, मेरी सास ने घरदारी में मुझे सिखाया, मेरी सास ने मुझे अच्छा खाना पकाना सिखाया। ABCD तो हम जानते थे, लेकिन घर में इतना नहीं पकाते थे। जो कुछ बेसिक चीज़ें और जो कुछ खाना पकाना, जो कुछ करना, रख रखाव जो था, वो मेरी सास ने ही सिखाया। और मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ कि वो मैं चीज़ें आगे लेकर चल रही हूँ और मैं अपनी नस्लों को सिखा रही हूँ। मैं मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, उसकी माँ ने उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और उसमें कभी वैनम नहीं होता कि मेरी नंद इतने कपड़े बना रही है तो मैं इसे बढ़ के बनाऊँ। तो उसमें कभी ये नहीं होता कि उसने ये डिज़ाइनर पहना है तो मैं ये डिज़ाइनर पहनूं, उसने ये चीज़ खरीदे, नहीं। शी इज़ कंटेंटेड। उसको बहुत अल्लाह ताला ने मुतमईन रखा हुआ है। वो इतनी अच्छी लड़की, उसने अपना घर बनाया। देखें, इतनी महंगाई में बल्कि दूसरा भी बना रही है, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। अब आप ये देखें, ज्यादा मत कहिएगा, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। नहीं होती। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये से बात करते हैं। होती। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद। Alright जी, once again welcome back and let's say hello to Zahid भाई from Marfa। Zahid भाई, क्या है आज? आज सर चिकन कॉर्न सूप है। चिकन कॉर्न सूप है जी। We all love चिकन कॉर्न सूप। जी बिल्कुल। अच्छा जी। और ये बनाना भी बहुत इजी है, विदिन 10 मिनट्स ये बन जाता है। अच्छा, इसकी रेसिपी ज़रा लगा दीजिए चिकन कॉर्न सूप की, आपको मिल जाएगी। वैसे आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, इंस्टा पे भी जा सकते हैं, और आप हमारे शो की जो फेसबुक है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं और आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगी। तो दिस इज़ रियली 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 गुड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक और चीज़, अगर इन दोनों फ़ोन्स मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा दस्तयाब हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ोन्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपकी चॉइस जो है वो मेरे ख्याल में, अगर आप एक एलिगेंट क्राफ्टेड डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आपकी चॉइस जो है वो नैरो डाउन हो जाती है। 50 मेगापिक्सल के साथ 6.52 इंच की स्क्रीन है एंड इट इज़ रियली 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 अमेजिंग। जो स्पार्क्स वालों का फ़ोन है Neo 11, ये मॉडर्न आर्ट का, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल आर्ट का एक शाहकार है, एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास होना लाजमी है। एंड आई कैन वाउच फॉर दिस बिकॉज जब हम अपनी क्रिकेट की ट्रांसमिशन कर रहे थे तो भी स्पार्क्स का फ़ोन वॉज जस्ट रियली अमेजिंग, और Neo 11 जो है वो इनका स्टेट ऑफ द आर्ट फ़ोन है एंड इट इज़ रियली 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 ब्यूटीफुल। बहुत बहुत शुक्रिया ऑल ऑफ यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मैं जल्दी से ये चीज़ें पढ़ देता हूँ। गेट टू नो हर, यानी अपनी मदर इन लॉ को आप जानें। कॉम्प्लीमेंट हर, और ये दोनों के लिए है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। आस्क फॉर हर एडवाइस इन लाइफ, और ये बड़ी कीमती बात है, उनकी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में उनसे एडवाइस ज़रूर लीजिए, और तोहफे ताइफ एक दूसरे को दें। मोहब्बतें बढ़ती रहती हैं। क्या हमने मसला सॉल्व किया? नहीं। टू बिगिन विद मसला नहीं है, बस चपकलिश होती है। शायद यही ज़िंदगी की खूबसूरती भी है, कहीं ना कहीं दोनों का एहसास होता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू ने कभी सास आई एम श्योर बनना होता है। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।